हेलो दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के साथ। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इससे प्रीवियस क्लास की, तो हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग देख लिए थे, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते दोस्तों, क्विक रिवीजन बस जल्दी क्या कि जो चार टाइप के यूनिट थे उसमें था फंडामेंटल, डेराइव्ड, सप्लीमेंट्री और प्रैक्टिकल यूनिट। दोस्तों, जिसमें से हम लोग जो डिस्कस कर लिए थे वो सप्लीमेंट्री बोल रहे हैं दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिया था दोस्तों फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स में हम आपको पढ़ाए थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे, जो कि हम लोग देख लिए थे ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स MKS, CGS, FPS दोस्तों और SI सिस्टम दोस्तों। और SI सिस्टम था, उसको हम लोग डिफाइन किए थे एक एक करके, और उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लिए थे कि 1 kg किसको कहते हैं, 1 सेकेंड किसको कहते हैं, 1 एम्पेयर किसे कहते हैं, और बहुत अच्छे से आपको हम सारी बातें सिखा दिए थे दोस्त। उसके बाद ये कुछ ऐसा प्रीफिक्सेस है जिसको हमको अभी नहीं देखना है, और उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग को एक चीज़ और नोट डाउन करना है, वो था हम लोग का डिराइव्ड यूनिट। दोस्तों, आज ये हम लोग चलते हैं डिराइव्ड यूनिट की तरफ। तो अब हम लोग जो स्टडी करने चलेंगे, जो हम लोग का होगा अगला सेशन हम लोग का होगा वो डिराइव्ड यूनिट पे। दोस्त, अब आ जाइए, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू थे जिसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि पहला यूनिट फंडामेंटल पढ़ने के बाद और उसके सिस्टम यूनिट पढ़ने के बाद दोस्तों जो सेकेंड हम लोग का होगा वो यूनिट हम लोग का होने वाला है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट हम लोग का होने वाला है, और हम लोग थोड़ा पैटर्न में ले लें ज़रा सा। ओके, पैटर्न ऐड कर ले। तो दूसरा हेडिंग लगाइएगा दोस्तों, आप लोग दूसरा हेडिंग लगाइएगा, दूसरा का डिराइव्ड यूनिट। ओके दोस्तों, डिराइव्ड यूनिट हम लोग देखेंगे अभी। ओके, डिराइव्ड यूनिट के बारे में बात कर ले हम लोग जरा सा। ओके दोस्त, डिराइव्ड यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट के से बना हुआ हो, यानी दोज यूनिट्स विच डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से, फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब अगर कोई फंडामेंटल यूनिट से डिराइव निकला हुआ तो हम लोग उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो सिंपल सा एकदम बहुत ही इजी लैंग्वेज लिखेंगे, दोज यूनिट्स which are derived from दोस्त किससे, फंडामेंटल यूनिट्स, फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड कौन सा यूनिट दोस्तों, डिराइव्ड यूनिट। या फिर ऐसे भी बोल सकते थे दोस्तों, हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते थे क्या, कि दोज यूनिट विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। अपना अपना तरीका, तो आप किसी तरीके से इसको बोल सकते हो, दोनों जो तरीका बताए हैं आप उसमें से दोस्तों। तो हम कहेंगे दो यूनिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट या विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे, सर कैसे कहिएगा डिराइव्ड यूनिट। देखिए एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, सिंपल सा अगर हम लोग बात करें तो अभी बात करेंगे जैसे स्पीड एक दोस्तों ये एक क्वांटिटी है, ये यूनिट नहीं है, ये क्वांटिटी है। अब इस क्वांटिटी स्पीड बराबर क्या होता है, हम लोग दोस्त जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो ये भी क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी और ये भी क्वांटिटी। अभी यूनिट की बात नहीं हुई है। अब इसका यूनिट अगर हम लोग लिखने चलेंगे तो देखिए डिस्टेंस के लिए दोस्तों हम जानते हैं मीटर और टाइम के लिए दोस्तों जानते हैं सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड ये हो गया हमारा स्पीड का यूनिट। ये किसका यूनिट हुआ? स्पीड का यूनिट हुआ। स्पीड क्या हुआ दोस्तों? क्वांटिटी हुआ। स्पीड क्या हुआ दोस्तों? क्वांटिटी। और ये मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हुआ दोस्तों। तो जब ये हमारा मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? यूनिट, तो हम कहेंगे, चूंकि देखिए डिस्टेंस हमारा कौन सा क्वांटिटी? डिस्टेंस हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम कौन? फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसके मदद से, यानी हम इसके मदद से, मीटर कौन? फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड क्या हमारा? फंडामेंटल यूनिट। और इस दोनों के मदद से चूंकि हम ये यूनिट बनाए दोस्तों, तो हम इस फंडामेंटल के मदद से बन रहा है, इसलिए इस तरह से यूनिट जब भी बनेंगे उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे इससे आगे कुछ और एक एग्जाम्पल की, तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स के बारे में हम लोग दोस्तों जानते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है दोस्त? मास इनटू का एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना का त्वरण। दोस्तों ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो दोस्त बात करेंगे कि मास की यूनिट क्या होती है दोस्तों? मास की एक फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है केजी। दोस्तों एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन को हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हालांकि ये सब चीज़ें और भी जब हम लोग इसके रिगार्डिंग टॉपिक पढ़ेंगे इसमें आते जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल है, जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, उसकी यूनिट लिखेंगे, वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें आप गौर से देखिएगा दोस्तों, इसमें अगर आप गौर से देखिएगा तो केजी हमारा एक फंडामेंटल यूनिट हो गया, मीटर हमारा एक फंडामेंटल यूनिट हो गया, सेकेंड हमारा एक फंडामेंटल यूनिट हो गया, और इन सबों को मिलके बना हुआ है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोस्तों। तो ये जो हमारा हुआ दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये डिराइव्ड यूनिट है। हाँ दोस्तों, ये फोर्स को नहीं बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट, फोर्स को बोलेंगे कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी है। और केजी मीटर पर सेकंड को इसको बोलेंगे कि ये डिराइव्ड यूनिट है। क्योंकि क्यों कहेंगे डिराइव्ड? कहेंगे क्योंकि ये फंडामेंटल के मदद से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। क्या बात ये क्लियर हो गया दोस्तों? तो अपेक्षा करते हैं कि आपको ये डिराइव्ड यूनिट याद भी हो गए। तो अब आपके मन में आएगा कि सर डिराइव्ड यूनिट कितने हो सकते हैं? दोस्त डिराइव्ड यूनिट हमारे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है। उसके अलावा जो यूनिट्स होते हैं वो जनरली हमारा ऑलमोस्ट लगभग सारे डिराइव्ड यूनिट होते हैं। तो बाकी जितने भी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे वो सब की यूनिट लगभग डिराइव्ड ही होंगे। बस समझ में आ गया दोस्तों? तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा ही है ना, लाखों की संख्या में है ना। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गए दोस्तों? हज़ारों हजार हमारे पास डिराइव्ड यूनिट होंगे। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया दोस्तों। तो ये इतना बात हमें ध्यान में रखने, अगर हमसे पूछता है तो हम उनको बता देंगे। क्लियर है? आप सब बता दोगे एग्जैक्टली? बढ़े आगे? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसमें आगे नेक्स्ट लेवल पे, इसमें नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में। तो वो हमारा होगा तीसरा यूनिट, जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट है। हम लोग का क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट है दोस्तों। तो हम लोग का तीसरा जो होगा वो होगा सप्लीमेंट्री यूनिट दोस्तों फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट कंप्लीट करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट की तरफ। दोस्तों अगर बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट की, तो ऐसे यूनिट जिसके पास हम कहते हैं कि अगर डायमेंशन नहीं है तो डायमेंशनलेस जो हमारी ये यूनिट होती है यहाँ पे, वैसा यूनिट जिसके पास डायमेंशन नहीं, हम लोग उसको बोल रहे थे यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट। और वो सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन से होते हैं हमारे पास? तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं, वो हमारे पास होते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों घन कोण और समतल कोण। ये दो कोण होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या जी? समतल कोण और घन कोण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं दोस्तों। अब सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करेंगे दोस्तों इसमें हम लोग दो तरह के रखे हैं यूनिट को। अच्छा, अब एक बात आपके दिमाग में आ गई, सर ये डायमेंशन क्या होता है? आप तो बोले कि डायमेंशन नहीं रहती है सप्लीमेंट्री यूनिट में, सर डायमेंशन होता क्या है? तो दोस्तों अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो होता क्या है एक्चुअली में, इसको ध्यान से सुनिए।
जो फिजिक्स में जो हम क्वांटिटी यूज करते हैं, फिजिक्स में जो क्वांटिटी यूज करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे डायमेंशन का मतलब समझिए, डायमेंशन का मतलब होता है दिशा। नहीं, जैसे कहते हैं ये लड़का का डायमेंशन है ख़राब हो गया है, कहते हैं ना कि इस लड़का का क्या होता है, डायमेंशन ही ख़राब हो गया है, मतलब इसकी डायमेंशन मतलब ये सोच जिधर जाना चाहिए था उधर नहीं गया। तो हम लोग डायमेंशन के टर्म में अगर बात करें यहाँ पर फिजिक्स में, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी के जो लेंथ, मास, टाइम, ये सब है ना फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके टर्म में हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं अदर क्वांटिटीज़ को, तो उसमें हम देखते हैं कि फंडामेंटल के कितने, उसके ऊपर कितना पावर बढ़ रहा है। हालांकि ये आगे चल के हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, खाली डायमेंशन ही बहुत लंबा खींचने वाले हैं हम लोग, आगे पूरा पढ़ना है डायमेंशन के बारे में। लेकिन तत्काल ये समझते हैं कि फंडामेंटल के ऊपर जो पावर रेज होता है, पावर बढ़ते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। मतलब उससे हमें पता चल जाता है कि जो फिजिक्स में, भौतिकी में जो क्वांटिटी बिहेव कर रहा है, जो क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं, उस क्वांटिटी का बिहेवियर कैसा रहेगा उस पावर के कारण, तो हम उससे उसकी डायमेंशन यानी उसके बारे में हम सोच पाते हैं। तो डायमेंशन उसकी दिशा निर्देश डिसाइड कर देती है किसी भी क्वांटिटी का, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये आगे चल के और भी डिटेल्स में हम लोग वहाँ देखेंगे डायमेंशन के बारे में कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है, इस सारी चीज़ें बहुत डिटेल में देखना है हमें यहाँ पे। तो दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम कहेंगे दैट यूनिट हैव नो डायमेंशंस आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट एंड द फॉलोइंग यूनिट्स आर कम्स अंडर द दिस यूनिट। जैसे हम लोग बता रखे हैं आपको, हमने बताया आपको प्लेन एंगल, रेडियन, RAD शॉर्ट में इसको लिखते हैं सिंबल, और सॉलिड एंगल जिसको बोलते हैं स्टेरेडियन, है ना। दोस्तों अभी आपके दिमाग में एक दो बातें बहुत दिनों से चल रही होंगी सर कि प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल तो हमें पता ही नहीं चला, प्लेन एंगल तो आप बता दिए। दोस्तों अब आपको समझाएं कि प्लेन एंगल से आप क्या समझते हो और सॉलिड एंगल से क्या समझते हो। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जैसे अब मान लीजिए कि हमको पता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ये एक पेज है, इस पेज के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपसे हम ये पूछे दोस्तों कि ये पेज 2D है कि 3D है, तो आप हमें क्या बताओगे दोस्तों, आप हमें बताओगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 3D है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 2D है कि नहीं। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे के दिमाग में होगा कि सर ये 3D है, ये 2D है। अब कुछ बच्चे, मतलब सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, मतलब हाफ ऑफ बच्चे लगेंगे कि 3D है, 2D है। हालांकि आप बता सकते हो हमें कि ये 2D है या 3D है ना। अब इसमें बात ये आ जाती है दोस्तों कि हम ये बताना चाह रहे थे क्योंकि हमको सॉलिड एंगल 3D के बारे में आएगी। दोस्तों ये 2D है या 3D है हम लोग तो जानते रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे 2D कुछ 3D, हम लोग इसी लफड़े में पड़े रहेंगे। दोस्तों हमारी आंसर क्या होनी चाहिए सर, इसको क्या बोलेंगे सर आप बताइए। दोस्तों हमारे मतलब अनुसार से, या फिर एक प्रॉपर जो सोच होनी चाहिए थी, एक अच्छे फिजिक्स वाली सोच जो होनी चाहिए हमारी, ये मैथमेटिक्स वाली सोच होनी चाहिए, हम ये बताएंगे कि देखिए ये 2D भी है और 3D भी है। आप कहोगे ऐसे कैसे कि ये 2D 3D दोनों कैसे हो सकता है। हम कहेंगे दोस्त देखिए, अगर आप जो बच्चे 3D पूछेंगे तो उससे पूछिएगा कि 3D तुम कैसे बोले, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा देखिए सर 3D किसको बोलते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होगा। हम कहेंगे हाँ, तो देखिए सर ये लेंथ हो गया, सॉरी ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया। सर देखिए तो इसकी तनका न तनका तो मोटाई है ही है, एकदम तनका तो है ही है मोटाई, इसका मतलब सर ये 3D हुआ, कुछ ना कुछ तो है ही है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर देखिए इसकी जो मोटाई है, लंबाई देख लीजिए, चौड़ाई देख लीजिए, और इसकी सर मोटाई तो बहुत ही कम है। तो हम कहेंगे सर ये तो दुइयो चीज़ ना हुआ। तो अब अंतर कहाँ रह गया, हमारे बताने पर है तो आखिर वही चीज़, लेकिन ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करे कि इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, हम लोग का आंसर होना चाहिए कि ये 2D भी है 3D भी है, डिपेंड करता है कि आप इसके बारे में सोचते कैसे हो। सोचने का दो तरीका, सोचने का दो तरीका है, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल, और दूसरा दोस्तों मैक्रोस्कोपिक लेवल, स्कोपिक लेवल, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल। अब बताइए आप, देखिए माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म लेवल पे, मैक्रो मतलब होता है बड़े लेवल पे। तो ये दोनों हमारी इस सोच से अगर हम देखने जाएंगे, सूक्ष्म लेवल से बहुत ही छोटी छोटी ज़रूरतों हम जहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, उस वही सूक्ष्म लेवल पर अगर हम सोचेंगे तो हम कहेंगे देखिए भाई सूक्ष्म लेवल पर जब हम सोचेंगे तो इसकी तो कुछ ना कुछ मोटाई होगा, सूक्ष्म लेवल पर अगर सोचेंगे तो मोटाई तो कुछ ना कुछ होगा। तो इसके हिसाब से माइक्रोस्कोपिक लेवल की सोच के हिसाब से हम इसको 3D भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया।
दोस्त अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल के बात सोच के विचार से अगर आप बोलना चाहते हैं कि सर हम माइक्रो मतलब तो बड़ा, तो मोटा मोटी जैसे ना तो 1 लाख 1 रुपया है तो ना मोटा मोटी 1 लाख रुपया ही तो है नहीं दोस्तों, वैसे ही तो बोलते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोस्कोपिक लेवल की जब सोच लेके चलते हैं तो बहुत चीज़ हम इग्नोर करके चलते हैं। माइक्रोस्कोपिक सोच लेके चलेंगे तो छोटी छोटी बात को भी कंसिडर करेंगे, तो वो हमारे सोचने पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग अपने रियल लाइफ में कहेंगे तो देखिए ये हम अपनी सोच के हिसाब से हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग अपनी सोच के हिसाब से ये पेज की जो ये रहती है इसको लगभग 2D ही मान के चलते हैं। पीछे रीजन यही है कि हम लोग का सोच माइक्रोस्कोपिक लेवल में रहता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब सर इसका मतलब ये कि हम लोग जो सोचते हैं वो देखिए, अब मान लीजिए ये होगा कुछ सेंटीमीटर, ये लगभग मान लीजिए 20 सेंटीमीटर करीब में, हमारा स्केल जो होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जो हम लोग का स्केल फिट रहता है वो 15 सेंटीमीटर का, तो डेवरा मान लीजिए ये 30 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए 30 तो नहीं होगा, लगभग 25 के करीब में 25 होगा। ये मान लीजिए 15 है, ये 25 है 15 है, और ये सेंटीमीटर में दोनों, ये mm में होगा बहुत ही कम 0.02 mm इतना होगा। तो इसके दोनों के रिस्पेक्ट में ये क्या दिखता है दोस्तों, बहुत ही कम दिखता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसको हम इग्नोर कर सकते हैं और ये कंसिडर क्या, तो इस सोच से माइक्रोस्कोपिक लेवल वाले सोच से हम ये कहेंगे कि ये क्या है 2D है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल से क्या कहेंगे ये 3D है। अच्छा, तो अब आपको 2D और 3D के बारे में अच्छे से समझ आ गई है। तो दोस्तों जब 2D के बारे में बात करेंगे तो हम आपको बताएं कि दोस्त देखिए ध्यान से, अगर ये सरफेस ले लिया जाए, ये जो सरफेस दिख रहा है इस सरफेस पर, तो ये प्लेन हुआ, ये 2D हुआ। अब इस प्लेन पर मान लीजिए कोई इस तरह से कोई एंगल ड्रॉ किया गया, जैसे हम लोग ज़मीन पे चले जाएं और एक डरी इधर पाड़े, एक डरी इधर पाड़े, एक ये इधर पाड़े, डरी पाड़े, सिर्फ लाइनिंग पाड़े जो डरी पर, तो उसमें जो कोई भी एंगल बनेगा उस प्लेन में, तो वो प्लेन का एंगल क्या कहेंगे दोस्तों, हम लोग कहेंगे देखिए कि ये जो हमारा है वो कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल है। लेकिन यही चीज़ें ऐसी चीज़ें, जैसे ध्यान से सुनिएगा, अब मान लीजिए यही चीज़ें हम ऐसे आपको दिखाएं, जरा सा जुगाड़ कर ले दोस्तों, जैसे मान लें हम आपको ऐसे दिखाएं, तो ये एक स्पेस इस तरीके से, मान लीजिए आपका जो गोला होता है इस सब में अगर स्पेस इस तरीके से बनाए, तो ये पूरे जगह में जो हम इस तरह से जो एंगल बना रहे हैं, तो दोस्तों तो ये आपका 3D स्पेस है। मान लीजिए यह रूम ही जिसमें हम शूटिंग कर रहे हैं दोस्तों, यह रूम क्या है, एक 3D पिक्चर है। तो 3D पिक्चर, अब इस रूम में कोई भी एंगल अगर हम ये लेके जाए, देखिए हमको पता है ऑलरेडी कि देखिए क्या कि पॉइंट से बनता है लाइन, लाइन से बनता है प्लेन, और प्लेन से बनता है 3D, यानी 2D प्लेन होता है तो 2D से बनता है 3D। तो ये घर जो हुआ दोस्तों ये कैसा हुआ, ये 3D है, तो इसमें 1 प्लेन 2 प्लेन 3 4 5 6 ठो प्लेन होता है, आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो ये 6 प्लेन होता है दोस्तों। और 6 प्लेन होता है तो प्लेन में कोई भी एंगल अगर बनेगा तो उसको हम प्लेन एंगल बोलेंगे। और यही जब हमको 3D विजन में जब एंगल बनता है तो हम उसको बोलते हैं कौन सा, सॉलिड एंगल। सॉलिड हमारा एक 3D पिक्चर होता है। सॉलिड क्या होता है, हमारे 3D पिक्चर होता है। तो सर इसका कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा। भाई हम लोग बहुत सारे 3D पढ़ रखे हैं, नहीं गोला बेलन शंकु है ना, ये सब जो पढ़ रखे हैं ये सारे क्या है 3D है। घन घनाभ ये सब जितना भी सब 3D पढ़ रखे। हालांकि हमारे हाथ में जो बुक है वो भी 3D है, और आपको बता दिए कि पेज के बारे में उसको भी समझा दिए कि 3D बोलेंगे कि 2D। देखिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ये सोचने का तरीका नहीं होगा तो आप झगड़ लीजिएगा। कोई कहेगा 2D है, कोई कहेगा 3D है, लेकिन अगर आप सोचने का तरीका तो बोलेगा कि देखिए दोनों तरीका से सही है, दोनों का बात सही है। डिपेंड करता है कि आप उस बात को किस चीज़ के लिए कंसिडर करना है। और बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातों को कंसिडर कीजिएगा तो उसके हिसाब से 3D है, अगर छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिएगा तो उसके हिसाब से 2D है। और हम बताएं कि 3D पिक्चर में जब हम एंगल की बात करने जाते हैं तो वो हमारा सॉलिड एंगल के बारे में बात होता है, और जब 2D पिक्चर में बात किया जाता है किसी एंगल बनाने का तो हम उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। क्योंकि देखिए अब जैसे लाइट हमारे पास आ रही होगी तो ऐसे करेंगे तो ये जो रीजन बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, इस वाले एंगल में आ रहे हैं, 3D वाले एंगल में आ रहे हैं, तो इस तरह से जब लाइट हमारे पास आएंगी इस रीजन में तो ये इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये हमारे किस सॉलिड एंगल वाले में आ रहे हैं पोर्शन में। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के ये है दोस्तों कि हम लोग ये कह रहे हैं कि 3D पिक्चर में जब भी एंगल बनेंगे सॉलिड एंगल तो उसका यूनिट हम लोग लेंगे वहाँ पे कौन है, स्टेरेडियन लेंगे, और प्लेन एंगल वाली जो बात आएगी तो वहाँ पे हम लोग रेडियन लेते हैं। यही बात है जिसलिए हम लोग ये दोनों यूनिट पढ़ते हैं। अब आपको सप्लीमेंट्री यूनिट अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इससे आगे बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट से। अगर हम लोग आगे बात करें
तो इसमें क्या है, हमारे पास है प्रैक्टिकल यूनिट। अब ये प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है सर? देखिए प्रैक्टिकल यूनिट क्या है कि हम लोग इसको क्या, नाम से ही स्पष्ट है कि जिंदगी को प्रैक्टिकल लाइफ के व्यू से जब हमको जहाँ जहाँ जैसे जैसा सुविधा लगा कि हमको अपनी ज़िंदगी को और आसान करना है और प्रैक्टिकली हमको उस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में सूटेबिलिटी यानी अपने हेल्प के लिए कुछ यूनिट बना रखे हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से और डील करें। हालांकि सब यूनिट तो हम ज़िंदगी को डील करने के लिए बनाए, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन में जो दिक्कत आती है, बड़े बड़े यूनिट में बोलना, छोटे छोटा यूनिट में कोई बड़ा बात बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, बड़ा यूनिट में कोई छोटा बात बोलेंगे तो बहुत ही कम बोलना पड़ेगा। मतलब कम बोलो तो 0.00001 ऐसे बोलना पड़ेगा, 1,56,700 समथिंग, इस तरह से तो बहुत दिक्कत होती थी। तो इसके सूटेबिलिटी के लिए हम लोग कुछ यूनिट बना लिए। जैसे आपको सर ऐसा ज़रूरत कहाँ पड़ता है, हम लोग क्यों ऐसा काम करने जाएंगे? तो दोस्तों अब बताइए, एटम का जो परमाणु का जब साइज नापने जाएंगे तो हमको ऐसे दिखता नहीं है, तो फिर वहाँ ज़रूरत पड़ेगा ना हो। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ छोड़ दीजिए, सूर्य से अर्थ की जो दूरी है ये सब जब हमको नापने की जरूरत पड़ेगा, स्टार से जब अर्थ की दूरी है ये सब हम मापने की जरूरत पड़ेगा। तो इस सबको अगर हम मापने जाएंगे तो हमको बड़े बड़े यूनिट बोलना पड़ेगा। मान ली सेंटीमीटर में मापेंगे तो बहुत डाटा बोलना पड़ेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिकल यूनिट बना लिए जो हमारी ज़िंदगी को, मतलब जो कैलकुलेशन थी उसको बोलने में हमें आसान करता था। तो हम लोग क्या लिखे कि अ यूनिट विच इज यूज फॉर सुटेबल मेजरमेंट बट इट इज़ नाइदर फंडामेंटल नॉट ड्राइव। इसको हम ना तो फंडामेंटल नॉट ड्राइव कहते हैं। इस तरीके से यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या चीज़, प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं। तो हमारी ये सुटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं जनरली कौन सा, प्रैक्टिकल यूनिट। क्या बात समझ में आ रहा है? अब दोस्त अगर बात करेंगे हम लोग इसमें प्रैक्टिकल यूनिट में, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट की एग्जांपल हम लोग बोले, सम ऑफ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। इस लेंथ मास टाइम जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट की बात कर लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। लेंथ में सबसे बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, और हम सबको पता भी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हम लोग इस चीज़ को बहुत बार यूज किए हुए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और दोस्तों ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा किसको गया, किसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये कहा गया क्या, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सन एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी तत्काल तो हम लोग यही समझ ले एवरेज, क्योंकि हम एवरेज पर बताना आपको शुरू करेंगे, बात आपको समझाना शुरू करेंगे, तो एवरेज अपने आप में मेरा एक टॉपिक बन जाएगा कि एवरेज क्यों पढ़ते हैं, एवरेज की क्या यूज है। लेकिन हम वो नहीं चाहते, हम बस अभी जितना आप एवरेज के बारे में जानते हो वही सफिशियंट लेते हैं। लेकिन हम एवरेज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डिस्टेंस वहाँ और उसके बीच डिफिकल्ट है। तो हम जहाँ भी कोई भी चीज़ डिफिकल्ट हो जाता है मेजरमेंट में और वेरी बदलता रहता है, एग्जैक्ट नहीं माप सकते हम वहाँ पे, तो हम वहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं जहाँ पे एवरेज डिस्टेंस की होती है। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच, सेंटर ऑफ द सन एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द सन एंड सेंटर ऑफ द अर्थ, इसके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है दोस्तों, है ना, एवरेज डिस्टेंस दोस्तों इस सन और किसके बीच, सन और अर्थ के बीच जो दोस्तों होती है, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। दोस्तों शॉर्ट में इसको लिखते हैं AU, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दोस्तों जब हम ये डिस्टेंस हमारे पास ये जो कैलकुलेटेड होता है, ये आता है हमारे पास 4.96 × 10⁻11 मीटर। दोस्तों क्या, मीटर, यहाँ पे मीटर लगा लीजिए, 4.96 लगभग दोस्तों इसी बात को हम लगभग बोलते हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा कि ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। और ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है, सूर्य से केंद्र की और अर्थ के केंद्र के बीच की जो एवरेज औसत दूरी होती है, उस डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये इस तरीके से हम लोग एक यूनिट बना लिए इस डिस्टेंस को लेकर, जिसका नाम दिया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए बहुत बड़ा यूनिट है, क्योंकि 10⁻11 मीटर का मतलब हुआ कि आप इतना गुना का 10⁻11 जीरो डालिएगा यहाँ पे, तो जाके आपको ये दूरी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा दूरी हो गया। अच्छा अब आगे देखते हैं दोस्तों इसी में। अब एक बात और भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अवेयर है दोस्तों, वो क्या है, वो है लाइट ईयर। हम लोग लाइट ईयर को सुने हुए, लाइट के ईयर के बारे में, प्रकाश वर्ष पर समझे हैं, जानते हैं हम लोग क्या होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहते हैं, जैसे नाम से स्पष्ट है, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश का
1 वर्ष पूर्व जाना। इसका मतलब क्या है कि जब हम जानते हैं कि लाइट हमारा चलती है, तो लाइट जब चलती है तो दूरी तय करेगी टाइम जैसे जैसे बीतेगा। तो अगर लाइट 1 साल में चलते हुए निर्वात में, वैक्यूम कहते हैं देयर इज नो एयर, यानी जहाँ पे कोई भी मतलब खाली यहाँ एयर ना हो, निर्वात हो, जहाँ पे कोई भी एयर अवेलेबल ना हो, ऐसे जगह को हम लोग बोलते हैं निर्वात या वैक्यूम बोलते हैं। तो अगर लाइट जो है वैक्यूम में 1 साल में जितनी दूरी तय कर लेती है, चलेगी तो दूरी तय करवे करेगी, तो जितनी दूरी तय कर लेगी 1 साल में, उस डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं 1 लाइट ईयर, यानी 1 प्रकाश वर्ष। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये होता कितना, तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो 1 लाइट ईयर के बारे में बात अगर हम लोग करेंगे तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस, देखिए आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ ब्लर दिख रहा होगा, लिखिएगा इट इज़ द डिस्टेंस, है ना, ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, 1 साल में प्रकाश के द्वारा वैक्यूम में जो दूरी तय की जाती है दोस्तों, उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। दोस्तों 1 लाइट ईयर आके देखिए, तो अब एक बात है, स्पीड बराबर, तो हम कहेंगे कि कितना दूरी आएगा, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है तो हम कहेंगे स्पीड इनटू टाइम। और हम सबको पता है कि वैक्यूम में स्पीड जो होता है, स्पीड जो वैक्यूम में होता है लाइट का, वो स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये हम सबको पता है दोस्तों। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम के बारे में बात कीजिएगा तो ये कितना है, टाइम के बारे में बात कीजिएगा दोस्तों तो ये है 365 दिन। अब दोस्त 365 दिन को अगर हम बदलेंगे तो एक दिन में कितना, एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में 1 घंटा में कितना सेकेंड, तो कितना मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इस तरह से हम सेकेंड में बदल लेंगे ताकि मीटर पर सेकेंड में, ताकि ये फाइनली मीटर में आए। तो दोस्तों हम लोग क्या किए कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम किए। तो स्पीड हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 365 दिन, उसको बदले तो घंटा में, तो एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। फिर 24 घंटा को फिर बदले तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो ये कैलकुलेशन, जब हम फाइनली ये हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, जब इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ से ये सारे कैलकुलेशन जब करोगे तो लगभग ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास कैलकुलेट करके आता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर, कितना आता है, 1 प्रकाश वर्ष। इसको लगभग अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि 9.46 का राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 4-5, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा राउंडिंग ऑफ करेंगे तो। हालांकि लास्ट सेक्शन में आपको इसमें राउंडिंग ऑफ भी बताएंगे हम, तो ये राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9.46 है ना, तो इसको लगभग 9.46 है, लगभग इसको हम क्या लिखेंगे 5 राउंडिंग ऑफ करके, तो ये लगभग 9.5 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 1 लाइट ईयर कितना को बोलेंगे, 1 लाइट ईयर बोलेंगे 9.5 × 10⁻15 मीटर को। तो दोस्तों इस तरीके से जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें 2 लेंथ के 2 प्रैक्टिकल यूनिट देखने को मिल गए। कौन कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और दूसरा है दोस्तों लाइट ईयर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, हमारे पास एक और यूनिट जिसका लेंथ का ही है, जिसका नाम है पार्सेक। क्या नाम है दोस्तों, पार्सेक। ओके, हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, अगला यूनिट आप लोग लिख लीजिएगा। एक और यूनिट है लेंथ का, जो ये तीसरा, 2 प्रैक्टिकल यूनिट बता दें दोस्तों। तीसरा प्रैक्टिकल यूनिट है पार्सेक, PARSEC लिख लीजिएगा दोस्तों। तीसरा यूनिट है हम लोग का पार्सेक, ठीक है, ठीक। अब दोस्तों ये पार्सेक भी हमारा एक लेंथ का यूनिट है, लेकिन सर ये कैसा लेंथ का यूनिट है, तो देखिए होता क्या है एक्चुअल में, जैसे कि अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये है सेंटर, ऐसे क्योंकि जितने भी हम देखते हैं जितना भी यूनिट ये सब हम बनाए हैं बड़ा बड़ा, ये सब यूनिट हम लोग जनरली जो हमारे आकाशीय पिंड होते हैं, यानी हेवनली बॉडीज होते हैं, जैसे मून हो गया, चंद्रमा हो गया, सॉरी मून चंद्रमा तो एक ही हो गया ना दोस्तों, चंद्रमा हो गया, मून हो गया, इसका तारा हो गया, स्टार्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे आकाशीय पिंड, इन सब की लेंथ वेंथ और इस सब में की जो डिस्टेंस जो भी है उसको
कंप्लीट करने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो होता क्या है एक्चुअल में कि ये सब मूव करते रहते हैं। मान लीजिए सन है, उसके चारों तरफ मूव करते हैं, तो एक सेंटर पे ज़्यादातर जो देखिएगा चक्कर लगाएगा, ज़्यादा सर्कुलर चक्कर लगाता है। सर्कुलर चक्कर मतलब वृत्तीय चक्कर लगाते रहता है ज़्यादातर। तो उसका और इसका डिस्टेंस जो होता है दोस्तों क्या होता है, एक डिस्टेंस एक सर्कल के रेडियस के तौर पे मूव करते रहता है। तो हम लोग सोचे ना क्या कि ये एक काम करते हैं, जब मूव करता है ना तो इस पॉइंट से रेडियस में निकाल लेते हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्त, रेडियस जब निकालेंगे ध्यान से देखिएगा इस तरीके से। तो ये क्या कहा गया, पार्सेक कहा गया कि देखिए पार्सेक एक तरह का ये रेडियस की जो लंबाई होगी वो कब, जब हमारा एक सेकेंड एंगल किसी सेंटर पे सर्कल का बन जाएगा तो उस रेडियस की लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेकेंड। जब एक सेकेंड का सिंबल दोस्तों ये होता है दोस्तों, हमारे लोग एंगल को डिग्री में सेकेंड में, ये हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ रखे हैं ट्रिगोनोमेट्री में दोस्तों। देखिए एक डिग्री ठीक है दोस्तों, एक डिग्री को अगर हम सेकेंड मिनट में बांटते हैं तो उसको 60 मिनट बांटते हैं, और एक मिनट को अगर हम बांटते हैं तो वो 60 सेकेंड में बांटते हैं। तो ये कहा गया कि एक सेकेंड में जितनी त्रिज्या से, एक सेकेंड के एंगल अगर किसी सेंटर पे जितनी त्रिज्या से बनाया जाए उस त्रिज्या की लंबाई की, यानी ये जो लंबाई होगी रेडियस की, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, उसको हम लोग बोलेंगे ये एक मिनट से एक सेकेंड से जितनी रेडियस बनेगी वो हमारी लंबाई जो होगी उसको बोलेंगे आर को, जो रेडियस है इसको क्या बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे पार्सेक, 1 पार्सेक। क्या बोलेंगे, 1 पार्सेक बोलेंगे, ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड पे। तो दोस्तों ये एक सेकेंड की जो दूरी बनती है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अभी पढ़ाए थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में कि ये कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अभी आपको बताए थे ये कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अभी हम लोग दिखा लेते यही चीज़ें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पढ़ाए थे आपको कि 1.496 लगभग बताए थे कि 1.5 गुना 10⁻11 मीटर होता है। ये चीज़ आपको हम बताए थे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब आपको हम सिखाते कि एक पार्सेक की कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे एक पार्सेक की लंबाई आती है। हालांकि हम लोग पार्सेक की लंबाई के बारे में ध्यान रखें तो ये इतना आता है, लेकिन ये आता कैसे है उस पर ज़रा गौर करें, ठीक है, उस पर ज़रा गौर करते हैं हम लोग, ये आता कैसे है ज़रा सा उस पर हम गौर कर ले हम लोग। हाँ दोस्त, बात करते हैं इसमें। देखिए हम लोग पता है हम लोगों को, अगर हम लोग ज्योमेट्री देखें तो हम लोग को मालूम है दोस्तों कि ये जो होता है हमको पता है थीटा, ये आपका ए आर, और ये होता है आर्क यानी चाप लंबाई, और तीनों में जो रिश्ता होता है थीटा बराबर L/R होता है दोस्तों। और हमको पता है यहाँ जो थीटा रहता है, जो एंगल होता है वो किस में रहना चाहिए, रेडियन में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए, रेडियन में रहना चाहिए। तो थीटा बराबर L/R होता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, हमको निकालना आर, क्योंकि आर हमारा क्या होता है, पार्सेक होता है। आर हमारा क्या होता है, पार्सेक होता है। तो आर अगर पार्सेक होता है तो हम आर निकालना, तो ये हो जाएगा क्या, थीटा बराबर L/R, तो आर बराबर हो जाएगा L/थीटा, यानी L/थीटा। ध्यान रखिएगा कि थीटा हमारा यहाँ पे किस में रहता है, रेडियन में रहता है। तो अभी जो ये दिया है, ये दिया है मिनट में, यानी हमको डिग्री वाला सिस्टम में दिया हुआ है, तो हमको इसको बदलना पड़ेगा। तो देखिए आर्क बताए हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आर्क क्या बताए हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हमको पार्सेक निकाल कर लाना है। एक पार्सेक हम रेडियस, एक पार्सेक कब होगा, जब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक सेकेंड एंगल बनाए। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ पर एक AU हो जाएगा, और एक सेकेंड जो हमारा यहाँ हो जाएगा एंगल हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि दोस्त कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो हमको पता है कि होता है 1.496 है ना, इंटू 10⁻11 मीटर। लेकिन दोस्तों एक सेकेंड हमारा यहाँ जो है वो किसके यूनिट में, ये हमारा जो है वो डिग्री वाले सिस्टम है, तो इसको सेकेंड में बदलना जरूरी है। तो सेकेंड में कैसे, सेकेंड बोलते हैं दोस्तों, इसको हमको बदलना रेडियन सिस्टम में बदलना जरूरी है, क्योंकि डिग्री सिस्टम में है तो इसको रेडियन सिस्टम, क्योंकि ये यहाँ पे एंगल जो रहता है वो रेडियन में रहता है, तो उसके लिए हमको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो रेडियन में कैसे बदलेंगे सर, तो देखिए एक सेकेंड को पहले आप डिग्री में बदल लीजिए। डिग्री में बदलने के लिए हम लोग इसको भाग देंगे 3600 से, कितना देंगे 3600 से। इसके बारे में और डिटेल हम लोग डिस्कस कर रखे, बहुत बढ़िया से उसमें सिखा रहे ट्रिगोनोमेट्री में, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो में आपको ये सब चीज़ देखने को बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा कैसे बदलते हैं। तो 1/3600 हो जाएगा, और दोस्तों 1/3600 ये हो जाएगा ये रेडियन में, और आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो ये तो डिग्री में बदल जाएगा, और डिग्री से हमको बदलना है किसमें, रेडियन में। तो दोस्तों ये 180 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई/180,
है ना। तो यहाँ पे इतना डिग्री हो जाएगा, 1/21 सेकेंड में था तो इसको डिग्री में बदल दिए, अब ये डिग्री में है तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, π/180, है ना। तो दोस्तों यहाँ से जब हम इसको बदलेंगे तो ये फाइनली हमारा आ जाएगा इतना, यानी 1 मिनट बराबर इतना रेडियन आ जाएगा। तो दोस्तों हम ये करेंगे 1/3600 गुना π/180 रेडियन में बदल देंगे। फिर जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, पाई का मान वैल्यूएट करके, पाई का मान डाल के हम कैलकुलेट करेंगे, 3.14 डाल के हम कैलकुलेट करेंगे या 22/60 डाल के, फिर फाइनली जब हमको कैलकुलेट करके ये मिलता है, ये 3.1 × 10⁻16 मीटर मिलता है दोस्तों। और इसको हम लोग बोलते हैं 1 पार्सेक, जो ये लंबाई आती है, आर की जो वैल्यू आती है उसको हम लोग कहते हैं 1 पार्सेक बोलते हैं। सर इसकी ज़रूरत बता दिए कि जितनी भी हमारी जो आकाशीय पिंड है वो एक आर्क लेके ज़्यादातर सर्कुलर मूव करती है, सो डैट उसकी डिस्टेंस हम लोग लेंथ के रूप में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता, तो हम लोग पार्सेक के टर्म में काम कर लेते हैं। क्या समझ में आया दोस्तों अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ तक अगर हम लोग का क्लियर अगर हो गया हो तो हम लोग क्या चीज़ देख लिए हम लोग इसमें, एक मिनट दोस्तों, ओके ठीक है दोस्त। तो ये हो गया हमारा, ओके यहाँ से आप अच्छे से नोट कर लो, चूँकि ये दिख नहीं रहा था हम इसलिए इसको ऑन ये कर रहे थे कि आपको ये अच्छे से दिखे। देखिए 1 पार्सेक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बटा 1 सेकेंड, 1.496 10⁻11 मीटर। ये कन्वर्ट किया हम इसको सेकेंड को किसमें, रेडियन में, और फिर कैलकुलेट करके लेके आए 1 पार्सेक। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, आया कि नहीं आया? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, हम इससे आगे बात करेंगे क्या कि एक नोट करके देखिए ध्यान से, अब प्रैक्टिकल यूनिट मास के बारे में बात करेंगे। नोट करके क्या प्रैक्टिकल यूनिट, इससे पहले हम अभी किसकी बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं। लेंथ में हम लोग देखे थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक, ये 3 यूनिट हम लोग देखे दोस्तों, और अपेक्षा करते हैं कि ये तीनों यूनिट आपको समझ में आ गया है, आपको वैल्यू भी पता चल गई है। अब दोस्त बात करते हैं हम लोग इसमें प्रैक्टिकल यूनिट में। तो इसमें आप बहुत यूनिट मैक्सिमम आप जानते हैं, बहुत सारे यूनिट आप जानते हैं लगभग सारे, जैसे कि आपको पता है कि क्विंटल, हम लोग बचपन से यही काम तो देखते आए हैं दोस्तों। क्या देखते आए हैं कि भाई 1 क्विंटल कितना कहता है, ये सब चीज़ तो हम लोग देखते ही आए हैं। तो दोस्तों अगर बात करेंगे क्विंटल की, तो हम सबको पता है 1 क्विंटल कितना केजी का होता है, 100 केजी का होता है मास के यूनिट में। ये बड़ा सा यूनिट बना रखे हैं। टन, 1 टन आप लोग सुने हुए, 1000 केजी को हम लोग बोलते हैं टन। 1 कैरेट में आप नाम सुने हुए, कैरेट में बहुत सारी चीज़ मेजर की जाती है, तो वो 200 mg मिलीग्राम को कहा जाता है। 200 मिलीग्राम को हम लोग बोलते हैं 1 कैरेट। अब दोस्तों अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक देखने के बाद हम लोग देख लिए क्या, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग यहाँ तक पूरी सोलर मास जहाँ तक हम लोग बात कर लेंगे। देखिए ध्यान से, अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ हम लोग इंक्लूड करना चाहेंगे, और वो क्या है कि CSL, ओके। तो बात करते हैं एक नई यूनिट की, मास की, जो आपके लिए शायद नए हो या फिर आप जानते भी पहले से हो। दैट्स द CSL। दोस्तों इस CSL का फुल फॉर्म होता है चंद्रशेखर लिमिट। यह मास को मापने का सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है, CSL चंद्रशेखर लिमिट। दोस्तों इसकी वैल्यू होता है 2.8 दोस्तों मैं मैक्सिमाइज नहीं कर पाया, 2.8 × 10⁻30 kg। दोस्तों ये होता है चंद्रशेखर लिमिट, है ना। ये सब बहुत बड़ा यूनिट होता है, मास का सबसे बड़ा यूनिट होता है मास का मेजरमेंट करने का। ये होता है 2.8 × 10⁻30 kg। दोस्तों ध्यान से देखो इस चीज़ को, एक बहुत बड़ा यूनिट है 10⁻30 kg। 10 kg, 1000 kg, 100 kg दोस्तों, इसके बाद 1000 kg, ठीक है, इसके बाद 10,000 kg। समझो कितना जीरो, बढ़ते बढ़ते 30 जीरो पर जाना है। यहाँ 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 10 के बाद 3, 10 पे 4 जीरो, 30 kg पे जाना, 30 जीरो पे जाना। बहुत बड़ा एक यूनिट है चंद्रशेखर यूनिट दोस्तों। तो ये हमारे पास चंद्रशेखर लिमिट जो है, ये हमारा एक मास का मापने का सबसे बड़ा यूनिट है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम लोग क्विंटल, ये जो मास के यूनिट है कुछ, इसको देखें दोस्त। इसके बाद दोस्तों आते हैं कुछ यूनिट जो हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं टाइम के लेके।
उसके बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों। तो टाइम के लेके अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो टाइम के लेके जो मोस्टली हम लोग यूज करेंगे वो जनरली बेसिक जो है हम लोग जानते ही है ना, जो मिनट सेकेंड ये सब चीज़ तो हम लोग जानते ही है ना, आवर ये सब तो घंटा हम लोग जानते ही है। इसके अलावा जो दोस्तों कुछ बात हम लोग को जान लेना चाहिए वो क्या है, डिकेड। एक डिकेड हम लोग 10 ईयर को बोलते हैं दोस्तों, एक सेंचुरी 100 ईयर को बोलते हैं दोस्तों, और मिलेनियम जो होता है 1000 वर्ष को बोला जाता है, एक मिलेनियम कहा जाता है दोस्तों। तो अपेक्षा करते हैं कि आप याद रखो। और दोस्तों एक और यहाँ पे एक सेक दोस्तों, एक सेक ध्यान रखिएगा, एक और भी यहाँ पे दोस्तों उसको भी देख लीजिए, वो है एक सेक। एक सेक जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों वो कहते हैं एक सेक, वो 10⁻⁻8 सेकेंड को बोलते हैं एक सेक। ठीक है दोस्त, 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड दोस्तों, इसको एक सेक कहा जाता है। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे आज जितने भी यूनिट थे और उसके सिस्टम थे हम लोग उसको कंक्लूड कर लिए हैं दोस्तों। तो ये वाला हम लोग का ये आज के काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो होगा डायमेंशन फार्मूला, लेकिन उससे पहले हम लोग एक दिन बात कर लेंगे मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल के बारे में बात कर लेंगे। तो अभी आज की हम लोग समरी की बात करेंगे दोस्तों, तो आज हमने क्या सीखा, तो आज हमने सीखा दोस्तों क्या कि आज की लेक्चर में कि भाई प्रैक्टिकल यूनिट से पहले हम देखे सप्लीमेंट्री यूनिट, डिराइव यूनिट से शुरू किए थे। डिराइव यूनिट क्या होता है, फिर देखे क्या दोस्तों सप्लीमेंट्री यूनिट देखे थे, फिर सप्लीमेंट्री यूनिट के बाद दोस्तों हम लोग क्या देखे थे, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है। प्रैक्टिकल यूनिट में हम लोग देखे कुछ टाइम का कुछ प्रैक्टिकल यूनिट, मास का कुछ प्रैक्टिकल यूनिट, और फिर मास टाइम, और फिर इसके अलावा हम लेंथ के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट देखे थे आज की क्लास में। तो आज की क्लास का दोस्तों समरी हम लोग की इतना ही था। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको हम बताएंगे मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल। उसके बाद हम लोग पढ़ जाएंगे डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशन, इन सारे टॉपिक की ओर। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सारे नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।